कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष पंचोली आपके साथ। आज हमारे साथ मौजूद है जमोरामगढ़ पंचायत समिति से निर्दलीय पंचायत समिति सदस्य सुमन मीणा जी। आज सुमन जी आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बीएमआर भारत और पूरी टीम का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और बोलने का मौका दिया, रूबरू होने, जनता से रूबरू होने का आपने मुझे मौका दिया, तो पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन जी, अपन बात कर लेते हैं बजट की। हाल ही में कल बजट आने वाला है, गहलोत सरकार का ये चौथा बजट है और बजट 2022 जो आ रहा है, इस बजट से आपको और आपके क्षेत्रवासियों को क्या उम्मीद है? पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि इससे पहले भी 3 बजट आ चुके हैं। जो बजट आए थे उनके ऊपर से कागजी कार्रवाई हुई है, अभी धरातल पे मूर्त रूप उन बजट का किसी नहीं लिया। दूसरी बात कि हम ये सोचते हैं कि इस बार जो बजट आएगा वो बहुत अच्छा आना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा बजट वो जिसको मानती हूँ जो सभी क्षेत्रवासियों को लेकर साथ में सभी की इच्छाओं को ध्यान में रखकर बजट आ रहा है, तो अच्छा ही आएगा। मैं जहाँ तक सोचती हूँ, क्योंकि सड़कें हैं तो बेहाल हैं, शिक्षा है, और पानी जैसे जल जीवन मिशन के ऊपर, इनके ऊपर अच्छा बजट आने की हम लोगों को उम्मीद है पूरे क्षेत्र को। और मैं चाहती हूँ कि एक संतुलित बजट आए जो सभी वर्ग को फायदा मिले, सभी खुश हों। ऐसा बजट नहीं आए कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो, मतलब घोषित तो कर दिया और उस पर जब काम नहीं हो तो बड़ा दुख होता है कि वो हवाई कार्रवाइयां होती हैं उनके अंदर, है ना, फिर जब धरातल पे नहीं वो चीजें उतरती हैं तो जनता को जो आस होती है कि हाँ बजट आया है तो हम लोगों को मिलना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए, फिर वो काम नहीं होता तो जनता के अंदर मायूसी आती है। सुमन जी, देखो, जमोरामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जो प्रमुख मुद्दे हैं वो है सैटेलाइट हॉस्पिटल है, रामगढ़ बांध है, सेंचुरी है, आंधी तक 4 लाइन सड़क है। तो ये जमोरामगढ़ के प्रमुख मुद्दे हैं, मेन मुद्दे हैं। इन मुद्दों के बारे में आप ये बताइए कि जो पिछली बार जो सरकार में यानी कि 2021 गया है उसका भी बजट अभी आया, पिछले साल आया था, तो उन बजट के अंदर इस जो बजट आने के बाद क्षेत्र के लिए क्या उसमें उम्मीदें नहीं थी या उम्मीदें थी क्षेत्रवासियों को, तो कितनी उम्मीदों पर वो बजट खरा उतरा? आपको सही बताऊं, जब चुनाव लड़ते हैं, विधायक का चुनाव, तो बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, बांध पे आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, या जिस क्षेत्र के अंदर जो वहां वादे करते हैं लोगों से कि है ना हम ये बांध में पानी लाएंगे, हम बिसलपुर से जोड़ेंगे, हम यमुना नदी से जोड़ेंगे, मेज नदी से जोड़ेंगे। आपने देखा होगा कि 2013 में भी हमारी कांग्रेस सरकार ने घोषणा करी थी जमोरामगढ़ बांध, जो जयपुर की लाइफ लाइन है, जो आन बान शान है, हमारा जमोरामगढ़ का बंदा, जिससे पूरी जनता पानी पीती थी, आप सब लोगों को मालूम है। इसके ऊपर आके और फोटो खिंचवाना और बड़े बड़े वादे करना लोगों का, और फिर वो उन पे काम नहीं होना, तो बड़ा अंदर से दुख पैदा होता है कि इस वादे जब करेंगे, जब वोट लेने के लिए बड़े बड़े वादे किए और अब इस पे काम नहीं हुए, फिर वो जीतने के बाद जब उनको काम करना होता है उस समय वो लोग किसी और ही दुनिया में काम करने लग जाते हैं, वो अपने स्वार्थ की राजनीति करने लग जाते हैं। तो इस तरह की मैं कहती हूँ कि अगर आप जनता की सेवा के लिए आ रहे हो तो आपको जनता की सेवा डेडिकेट होके और तहे दिल से सेवा करनी चाहिए। झूठे वादे नहीं करने चाहिए जनता से कि मैं ये करवाऊंगा ये करवाऊंगा, क्योंकि इनका काम होता है आश्वासन देना, जनता के साथ खिलवाड़ करना। क्यों 2013 के अंदर जब रामगढ़ बंदे को भरने की बात हुई थी, सरकार ने घोषणा करी थी, फिर कहाँ कार्रवाई हुई आज तक, मुझे बात बताओ। फिर कांग्रेस सरकार आती है 2018 के अंदर, ये चौथा बजट घोषित होगा कल सरकार का। 3 साल हो गए सरकार को आए, जिसपे आज तक कोई काम नहीं हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसके ऊपर कोई जमोरामगढ़ के अगर मैटर की मैं बात करती हूँ तो आज तक इस पे कोई मंथन नहीं हुआ है, और जनता को भारी उम्मीदें होती हैं विधायक से, और वो हमारी बात को विधानसभा में बहुत अच्छे ढंग से रखे। तो ऐसी बात नहीं है कि 4 लेन और सेंचुरी, जिस तरह की जो है कृषि उपज मंडी है, तो इस तरह की मांगों के ऊपर बजट के अंदर घोषणा नहीं हो सकती है। पहल हमें करनी है, मजबूती के साथ हमारी
बात को विधानसभा में रखना है, तब जाके हमारी सुनवाई होगी। ऐसे खाली जनता को आश्वासन देना या भ्रम में रखना, ये जनता के साथ धोखा है। मैं यहाँ तक सुमन जी देखो, शिक्षा की अपन बात करें तो शिक्षा के लिए आंधी और जमोरामगढ़ दोनों ही जगह गर्ल्स कॉलेज की उम्मीदें हैं कि इस बार बजट के अंदर गर्ल्स कॉलेज पारित होगी। विधानसभा जो क्षेत्र है अपने जमोरामगढ़ में, तो कितनी क्या उम्मीदें हैं कि इस बार शिक्षा के को देखते हुए, क्योंकि जो सीएम गहलोत है वो शिक्षा को यानी बेरोजगारों को लेके शिक्षा को लेके काफी उम्मीदें जो युवा है वहाँ की जो लगाए बैठे हैं, वहाँ की जो लड़कियां है वो लगाई बैठी है कि इस बार जो बजट पारित होगा इसमें गर्ल्स कॉलेज जमोरामगढ़ और आंधी में कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी। देखो, मैं गृहिणी हूँ, पढ़ी लिखी महिला हूँ, और महिलाओं की समस्या हो, लड़कियों की समस्या हो, मैं बहुत बखूबी जानती हूँ। मैं सारे दिनों फील्ड के अंदर रहती हूँ। कॉलेज खुलनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगी छोटा सा। मेरी ग्राम पंचायत मानोता है। जब मैं 2000 से 2005 तक, पहले जब मैं सरपंच थी, तो स्कूलों का बड़ा अभाव था। तो मुझे बड़ा दुख होता था, हमारी बेटियां 8वीं तक पढ़ के या 5वीं तक छोड़ देती थी पढ़ाई को, या फिर उनके घर वाले उनकी शादियां करते थे। तो मैं उन काकाओं से ये पूछती थी कि काका तो आपने भाई ना आगे तो पढ़ा, बोले कि काई पढ़ाऊं छोरी ना अंडा स्वागत तो मैं भेज कौन सकूं। तो मुझे अंदर से दुख था कि मुझे अपनी इन बेटियों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। और सही पूछो, जब मैं दोबारा सरपंच बनी हूँ तो मैंने अपनी स्कूलों को क्रमोन्नत करवाया है। जो 8वीं थी उनको 10वीं करवाया, जो 10वीं थे उनको 12वीं करवाया। और आप जैसा सब जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में, ज्यादातर सरकारी स्कूलों में हमारी बेटियां ही पढ़ाई कर रही हैं आज। और जब इस बजट के अंदर सरकार अगर हम लोगों को कॉलेज देती है तो धन्यवाद है, और हमारी सरकार को सीएम साहब हमारी सुनवाई करते हैं। तो आप सब जानते हैं कि हमारी बेटियों जो गांवों से जयपुर आने के लिए वो मना कर देती हैं। जब मैं उनसे पूछती हूँ कि बेटा जयपुर जाओ ना पढ़वाना, बोल नहीं सरपंच साहब मैं जयपुर कौन जाऊँ, दूर पड़े, किराया भाड़ा नहीं है, बसों की व्यवस्थाएं ढंग से नहीं है। आप सब जानते हैं कि जमोरामगढ़ के हालात जो सड़कों के वो बहुत खराब है, आवागमन के कोई साधन नहीं है, कनेक्टिविटी कहीं है नहीं है। अगर लड़कियों को हम मोबाइल भी देते हैं, पहले बात तो हम मोबाइल की बात करते हैं कि मोबाइल नहीं देना चाहिए, इस तरह की कई सारी बातें हम लोग करते हैं। अगर हम बेटियों को मोबाइल भी देते हैं तो जैसे मैं ग्राम पंचायत मानोता और इसके आसपास के एरिया की बात करना चाहूंगी, वहाँ कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। चाहे हम हेलो हेलो करते रहें तो कई बार हम अपनी बेटियों की खैर खबर भी नहीं ले पाते, जिस डर के मारे गाँव वाले कम समय में, छोटी उम्र में बेटियों की शादी कर देते हैं, 8वीं पढ़ाते हैं, 10वीं, अब तो 12वीं तक। जैसे मेरे यहाँ क्षेत्र में स्कूल ने 12वीं तक करवा दी, तो बेटियों को 12वीं तक भी पढ़ा रहे हैं। इसके अंदर जो है गरीब तबके की जो बेटियां हैं, जो पढ़ने की इच्छा रखती हैं, उन बेटियों के लिए वाकई एक रामगढ़ के अंदर और एक आंधी के अंदर गर्ल्स कॉलेज होनी चाहिए। क्यों? एजुकेशन का अगर हम बढ़ावा दे रहे हैं, हम एक तरफ हमारी बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, हम इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि ये नारे खोखले नहीं होने चाहिए। इन नारों में दम होना चाहिए कि हाँ हमें हमारी बेटियों को पढ़ाना है। तो पढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? सरकार को कॉलेज खोलनी चाहिए, और जगह जगह हमारी लड़कियों के लिए आवागमन के साधन होने चाहिए, बसें होनी चाहिए, टाइम टू टाइम बसें होनी चाहिए। और सबसे पहले है कि सड़कें अच्छी होनी चाहिए। रामगढ़ के अंदर सड़कों की बहुत बुरी हालात है, और एक भी सड़क सही नहीं है। हम बेटियों को पढ़ाएंगे कहाँ से हम लोग आगे के विकास की बातें करेंगे? क्योंकि ये बातें कन्नी और खतनी जैसे कहते हैं, सिर्फ कागजों में हम लिख रहे हैं, पर धरातल पे तो वो चीजें नहीं है ना। तो बेटियों के लिए तो हम लोगों को बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी फैसिलिटीज चाहिए। अब जो पैसे वाले हैं वो तो अपनी बच्चियों को हॉस्टल में भेज देते हैं, अच्छे अच्छे हॉस्टलों में पढ़ लेती हैं, जयपुर के अंदर पढ़ लेती हैं। जो गरीब तबका है, जो एक वक्त की मतलब रोटी खाना भी मुश्किल होता है, आप समझ सकते हो इस चीज को कि जैसे अब कोरोना पीरियड टाइम था, इसके अंदर एक टाइम खाना भी मतलब लोग मजदूरी छूट गई लोगों से, तो बच्चियों को कहाँ से पढ़ाने की बातें करेंगे? तो इस तरह की जब कॉलेजें खोली जाती हैं तो वाकई से बताऊं आपको, बेटियों के लिए बहुत अच्छा मैसेज है, और वो मेरी बेटियां अवश्य पढ़ेंगी, और एजुकेशन में हमारे जमोरामगढ़ का अपना एक मुकाम होगा। मैं सुमन जी बात कर लेता हूँ जमोरामगढ़ में क्राइम की। आए दिन क्राइम जमोरामगढ़ में बहुत घटित हो रहा है, तो इस क्राइम को लेकर आपका क्या कहना है? ये सत्य बात है कि इन दिनों काफी क्राइम बढ़ता ही जा रहा है जमोरामगढ़ के अंदर। इसी जमाने में क्राइम ना के बराबर था, पर अब
क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जैसे अभी दुलाराव जी का प्रकरण था, खतेपुरा का था, रायसर के अंदर था, जो एक छोटा सा बच्चा था उसको मार दिया गया। और वहाँ क्या, जब पुलिस को हम फोन करते, मैं अभी थोड़े पहले अर्ज कर रही थी कि कनेक्टिविटी, इंटरनेट की बड़ी असुविधा है। क्योंकि एक बार राज्यवर्धन राठौड़ साहब हमारे आए भी थे पंचायत में, उन्होंने घोषणा भी करी थी कि मैं है ना इसको कनेक्टिविटी कराऊंगा और मैं इस तरह से, तो वो इंटरनेट और ये सब नहीं होने से हम गाँव से जब कोई क्राइम होता है और जब हम उन लोगों को फोन करते हैं तो वो फोन नहीं मिलता, इस तरह से हम लेट हो जाते हैं। आवागमन के साधन नहीं होने से हम थानों तक पहुंचते हैं तो या तो हम लोगों को रात हो जाती है, फिर हमारे थानों में फैसिलिटीज नहीं है, संसाधन होने चाहिए हमारे थानों में, पुलिस जाब्ता होना चाहिए। जब कोई अगर क्राइम होता है तो वहां से तुरंत पुलिस मौके पे पहुंच जानी चाहिए। क्योंकि कई बार पुलिस को फोन करते हैं तो कहते हैं हमारे पास गाड़ी नहीं है, ये सुविधा नहीं है, पुलिस जाब्ता नहीं है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि सरकार को एक अच्छा बजट देना चाहिए स्पेशल इन थानों के लिए, ताकि संसाधन जुटा सकें, पुलिस मौके पे पहुंच सके, पुलिस जाब्ता जगह जगह होना चाहिए ताकि क्राइम कम हो सके। क्योंकि हम लोग कई बार बहुत सारी मुश्किलों में पड़े होते हैं। जैसे आज हम एजुकेशन के भी बेटियों की बात कर रहे थे, यदि कोई घटनाक्रम होती है तो बेटियां कहाँ फोन करें, उसके बारे में भी थोड़ा सा अपनों को सोचना चाहिए। और जमुआ रामगढ़ के अंदर अभी 2-3 जगह थाने तो खुल गए, फिर प्रॉपर जमुआ रामगढ़ है, आंधी है, रायसर है, इसके अलावा चामुंडिया और इधर दुलाराव जी की हम बात करें धामशा, इस साइड में भी एक पुलिस चौकी और होनी चाहिए परमानेंट, ताकि क्राइम को रोका जा सके। और ये कब रुकेगा, जब हमारी सरकार अच्छा बजट हमारे यहाँ पे देगी पुलिस वालों को और इनको, जब संसाधन होंगे। और दूसरी बात मैं ये और कहना चाहूंगी, जो थानेदार लगे, जो एसएचओ जो थानों में अपॉइंट होते हैं वहां पे, वो किसी प्रेशर में आके गलत काम नहीं करें, बल्कि वो गरीब को सही न्याय दे सके। किसी के प्रेशर में आके, किसी के दबाव में आके वो गलत काम नहीं करें। उनको अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से काम लेकर और काम करना चाहिए। क्योंकि जब प्रेशर में होते हैं तो पैसे वालों का या इन लोगों का साथ दे देते हैं, गरीब को न्याय नहीं मिलता, फिर वो गरीब रोता रह जाता, बोलता है कि साहब मुझे न्याय नहीं मिला, पैसे वालों की सुनवाई होती है। तो मैं ये कहती हूँ, जब वहां पे जब वो थानेदार आए तो वो बिना किसी की डिजायर के आए, किसी हाई कमांड की डिजायर से उस थाने में वो कतई ही ना लगे। मेरी तो यही सोच है। और वो न्यायपूर्वक तरीके से काम करे उस थाने के अंदर। तो मैं ये चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा गरीब के साथ न्याय मिलेगा जनता को, जनता खुश रहेगी। तो ये थानों में जरूर सरकार को अच्छा बजट दे। क्योंकि अगर मैं पास की तहसील की बात करती हूँ, बस्सी की, तो मैंने बस्सी के अंदर देखा था कि वहां पे हाईटेक थाना था। वहां पे उन्होंने पूरे मार्केट के अंदर पूरी वायरिंग कर रखी थी। तो वहां पे हमारी पंचायत के अंदर 3 थाने लगते हैं। तो हमारे कोई मैटर था भावपुरा का, तो मैं वहां थाने में गई थी। तब मैंने वहां बैठे बैठे देखा कि इन लोगों ने कितनी अच्छी फैसिलिटीज कर रखी है यहाँ पे इस थाने के अंदर। और अपने रामगढ़ के थाने के अंदर जब हम एफआईआर दर्ज कराने के जाते हैं तो वहाँ, क्योंकि मेरे 3 थाने लगते हैं, मेरे कानोता, बस्सी और जमुआ रामगढ़ 3 थाने लगते हैं, छोटी सी पंचायत है। तो इससे भी हम लोगों को बड़ी असुविधा होती है। क्योंकि है ना, सरकार को या तो सारी पंचायतों में इनको एक ही उसमें थाने में उधर कर देना चाहिए, एक ही क्षेत्र में। विधानसभा भी अब जैसे बस्सी अलग लग गया, हमारे जमुआ रामगढ़ लग गया, तो हम लोगों को बड़ी असहूलियत होती है कि हम भागते रहते हैं, इधर जाए थाने में कि हम उधर जाए, तो हम लोगों को बड़ी परेशानी होती है। तो मैंने वहां देखा था कि बड़ा अच्छा सिस्टम। फिर मैंने एसएचओ साहब से बात करी कि साहब यहाँ से आप सारी मॉनिटरिंग कर रहे हो और आपका बड़ा अच्छा कंट्रोल कर रखा है, अगर इस तरह का हमारे जमुआ रामगढ़ में भी होता है तो बड़ी खुशी होगी। क्योंकि हम वहाँ एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं तो रिम नहीं है, पुलिस नहीं है। अभी वो वहाँ मौके पे गए हैं, मेरे यहाँ 2 ही पुलिस वाले हैं। तो इस तरह से जो बहानेबाजी करते हैं कि मौके पे जाएंगे, आईओ को अपॉइंट कर दिया, वो 2 दिन बाद आएगा, जब तक तो साक्ष्य वहां से खत्म हो जाएंगे, फिर क्या मतलब निकलेगा, मुझे एक बात बताओ। क्योंकि ऐसे तो फिर वो क्राइम बढ़ेगा। और जो क्रिमिनल्स हैं उनको ये लगेगा कि जैसे पुलिस लेट जाएगी तो उनको लगेगा वाह, मेरे को तो कोई पुलिस वाले आई नहीं पकड़ने वाले लिए, और वहां से वो साक्ष्य खत्म कर देगा। अगर एट ए टाइम पुलिस जाब्ता होता है, कनेक्टिविटी हमारी अच्छी है, हम फोन करते हैं तो पुलिस वहां पहुंच जाती है समय पे। क्योंकि एक तो थानों की बहुत दूरी रहेगी, जैसे जमुआ रामगढ़ का थाना आते आते अगर डगोता जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा, आंधी है, रायसर है, फिर यहाँ के अंदर की जैसे धामशा है, दुलाराव जी, यदि कोई भी घटनाक्रम होता है तो वहाँ की जब पुलिस वहां जाती है तो बहुत टाइम लग जाता है उसको। क्योंकि सड़कों की हालत इतनी खराब है
कि पुलिस को जो 10 मिनट का रास्ता होगा वो आधी घंटा या पौन घंटे के अंदर पुलिस जॉब तक वहां पहुंचेगा। तो इससे बड़ा दुख होता है कि पुलिस को समय पे पहुंच जाए तो साक्षी नहीं मिटा सकता, और वहां पे कोई भी अगर कोई भी कांड हुआ तो उसको तुरंत ट्रेस करके तुरंत अपनी कार्रवाई कर दे पुलिस, तो गरीब आदमी को न्याय मिल जाएगा कि हाँ ये बात ऐसी हुई ऐसी हुई, तो ठीक अच्छा लगेगा इसके। सुमन जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि जमोरामुड़ वासियों की बहुत बड़ी बदकिस्मती मैं इसको कह दूं, क्योंकि जमोरामुड़ जो क्षेत्रवासी है वो हमेशा ही यानी कि राज्य में जो सरकार होती है उसके अकॉर्डिंग वो विधायक चुन के भेजते हैं। मैं पिछली सरकार की बात कर लूं जहां से विधायक जगदीश जी थे तो राज्य में वसुंधरा जी की सरकार थी। इस बार की अपन बात करें तो राज्य में गहलोत सरकार है तो विधायक वही गोपाल जी है यानी कांग्रेस की सरकार है। उसके बावजूद भी क्षेत्र में जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है उन मुद्दों पे चुनाव लड़ने के बाद ही जीतने के बाद उन मुद्दों से भटक क्यों जाते हैं, क्या कारण रहा है इनका? उनके जो विधायक है उनका अपना कोई स्वार्थ होगा ऐसा, जो उस चुनाव जीतने के बाद जो जनता को उन्होंने जो वादे किए हैं मौके के ऊपर उनको वो नहीं निभा पाते हैं। और वैसे तो उनको जनता के प्रति डेडिकेट होना चाहिए क्योंकि जनता में भगवान बसता है, और जनता के प्रति अगर हम संवेदनशील रहेंगे, डेडिकेट रहेंगे तो ही जनता अगली बार भी आप आओगे, क्योंकि एक बार विधायक हम मौका देते हैं, जनता बार बार मौका देती है कि चलो भाई अब की बार तो काम करेगा तो उसको और अगली बार मौका देंगे, पर क्या वो अपने जो उनके मेन मुद्दे होते हैं ना उनसे कुछ स्वार्थों की वसीभूत होकर और मेन मुद्दों को वहां से भूल जाते हैं और वो गौण हो जाते हैं वो मुद्दे वहां पे। जैसे ज्ञापन भी देने जाते हैं तो वहां सुनवाई नहीं होती है, उनको भगा दिया जाता है वहां से, फिर कुछ स्वार्थ की वहां पे राजनीति शुरू हो जाती है। कुछ ऐसे नुमाइंदे हर पंचायत में इन विधायकों के पैदा हो जाते हैं। ये मेरी सोच है जो मैं देखती हूँ ना, कि फिर वो विधायक ये कहेंगे कि हम जैसे हम गए विधायक के पास में कि साहब ऐसा काम, अरे तुम फलाने आदमी को वहां से लेके आओ फिर मैं तुम्हारी सुनूंगा। क्यों लाए भाई साहब, वोट तो हमने आपको सबने दिए हैं, हम उसको क्यों लाए? उसके कहने से थोड़ी हमने वोट दिए, वोट हमने आपको दिए हैं। किसको दिए? विधायक साहब को वोट। और आज हमने हमारा राजा बना के उसको वहां विधानसभा में भेजा तो वो हमारी बात सुने, वो अपने स्वार्थ की राजनीति ना करे, एक संतुलित व्यवहार करे, संतुलित विकास की बात करे और वो जनता के प्रति डेडिकेट होकर काम करे। क्योंकि जनता देखो बड़ी मेहनत करती है, कार्यकर्ता बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात किसी को जिताने के लिए वो इतनी मेहनत करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। अगर आज मैं 21 साल इस राजनीति के अंदर हूँ, मैं मानवता की 2 बार सरपंच बन गई और अगली बार पंचायत समिति सदस्य हूँ, 2 को बना दिया, तो मैं ये देखती हूँ कि मेरी जनता इतनी डेडिकेट होकर हमारे लिए काम करती, तो उतनी दिन रात हम लोगों को भी उनके लिए मेहनत करनी चाहिए। हमें है स्वार्थ की राजनीति से परे हटके और उन लोगों के जो भी हमने वादे किए हैं उस समय उनको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये हमारा बदकिस्मती है कि इतने बड़े बड़े वादे करने के बाद यदि हमारी जमुआ रामगढ़ के अंदर बजट पारित नहीं होता है तो मैं सही बताऊं हम बदकिस्मत है, हम जमुआ रामगढ़ की जनता से बात करते हैं। मेरे को बहुत दुख होता है मेरी हमारी जनता की। सुमन जी, एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप पूर्व में मानवता से पंचायत जो ग्राम पंचायत है उससे सरपंच रहे हो, अभी पंचायत समिति सदस्य हो, अगर जनता आपको 2023 में विधायक बन के भेजती है विधानसभा में तो सबसे पहले क्या कार्य आप जनता के लिए करोगे? देखो ये मेरे बड़े सौभाग्य की बात होगी अगर जनता मुझे इस रूप में देखती है, तो मेरे बहुत सारे सपने हैं कि मैं जनता के लिए, जैसे मैंने मानवता के अंदर उदाहरण देके बहुत काम करवाया मैंने, कि मेरी स्कूलें थी, पेयजल थी, शमशान थे, उनकी 4 दीवारियां, स्कूलों की 4 दीवारियां, स्कूलों को क्रमोन्नत करवाना, हॉस्पिटल्स बनवाना, माँ बाड़ी बनवाना। माँ बाड़ी मैंने स्वीकृत करवाई। आज मेरी मानवता पंचायत छोटी सी, उसमें 6 आंगनवाड़ियां हैं, 6 माँ बाड़ियां हैं मेरी पंचायत में। एजुकेशन का हब, क्योंकि जब मैं अभी थोड़ी पहले आपको कह रही थी कि मेरी बेटी जब मैं 2000 में सरपंच थी, जब मैं बीएड नहीं थी, तो मैंने उसमें 2012 में मैंने बीएड यही सोच के करा था कि मैं अपनी बेटियों के लिए, इस क्षेत्र के लिए मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ, ऐसी कोई कॉलेज की स्थापना करवाना चाहती हूँ जो कॉलेज में मेरी बेटियां पढ़ें, उनको एक अच्छी एजुकेशन मिले। चाहे आप जैसा जानते हैं कि कोई आवासीय विद्यालय हो, कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, कोई आईटीआई कॉलेज हो, इस तरह की एजुकेशन जो हम लोगों को आगे जॉब दे सके, इस तरह की एजुकेशन हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है।
और तो जो मैंने मानवता में जो काम करके मैंने जनता के सामने दिखाया है उसको मैं एक लार्ज पैमाने पे पूरी जम्मू और रामगढ़ के अंदर काम को करवाना चाहती हूँ। जनता के हर दुख में मैं उनके साथ शरीक होना चाहती हूँ। और मेरा तो सबसे पहले जैसे है, अगर मुझे बनाती है बात, देखो वो तो जनता की सोच की बात है, बात की बातें हैं तो सबकी सब, पर मेरा अपना एक तो क्या विजन बहुत बड़ा होना चाहिए। आदमी को स्वार्थ की राजनीति नहीं करनी चाहिए, उसको संतुलित विकास करवाना चाहिए सभी क्षेत्र में। जैसे मैं रामगढ़ के अंदर देखती हूँ कि एक क्षेत्र के अंदर तो बहुत विकास हो रहा है, दूसरे क्षेत्र को बिल्कुल छोड़ दिया जाता है, वो अभावों के अंदर बेचारे परेशान हो रहे हैं। तो पूरे जम्मू और रामगढ़ का एक मास्टर प्लान तैयार होना चाहिए, एक संतुलित तरीके से। जैसे पूरा मास्टर प्लान तैयार होने के बाद, जैसे मैं बात करना चाहूंगी आपसे, पहले तो मैं बंदे की बात करूंगी कि इस पॉइंट को विधानसभा के अंदर बहुत जोरदार शब्दों में अच्छी उसकी वो पहल करनी चाहिए कि जब आप लोग राजनीति कर रहे हो, आप लोग हमें बजट भी दे रहे हो या बार बार हम लोगों को आश्वासन दे रहे हो, तो मैं विधानसभा में इसकी बहुत शानदार ढंग से पैरवी करना चाहती हूँ, इस पर काम करवाना चाहती हूँ। और जैसे अभी सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत काम कर रही है, तो ये क्या पूरी हवाई कागजी कार्रवाइयां सबके सब, जैसे कागज पे हम लिख देते हैं ना, बस वो कागज पढ़ लेना कि हाँ जल जीवन मिशन शुरू हो गया, उसमें कार्रवाई शुरू कर दी सरकार ने, पर भौतिक रूप से अभी भी इस पे काम शुरू नहीं हुआ है। आपको मैं सही बता दूं कि जो जल स्तर है जम्मू और रामगढ़ का, वो 1000 फीट से नीचे जा चुका पानी। तो ये देखते हो अगर जल जीवन के इसके मिशन के अंदर अगर आप बोरिंग भी खुदवाते हो तो ये देखना चाहिए कि कहाँ पानी है, वहां से पानी लाके फिर पाइपलाइन डाल के फिर पानी की व्यवस्था करवानी चाहिए, क्योंकि आसपास का मैं जो एरिया हमारा देख रही हूँ उसके अंदर कहीं भी पानी नहीं है। पर मैं आपको जैसे अर्ज करना चाहूंगी, जैसे मैंने कई बोरिंग करवाई तो वो कई जगह सूखी निकली, तो सरकार तो इसके अंदर कह रही है कि घर घर हम जल पहुंचाए। जब जल ही नहीं है धरती के अंदर तो घर घर जल कहाँ से मिलेगा। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बात करना चाहूंगी आपसे कि डोडा डूंगर हमारी पंचायत है, उसमें आसपास के अंदर पानी नहीं था, फिर हमने पानी को ढूंढ के हमने शमशान के अंदर वहां पे पानी करवा के उसको बहुत दूर तक हम पाइप लाइनों से पानी लेके आए हैं। आप जैसे मैंने जयपुर शहर में हम देखेंगे ना, ऐसी फैसिलिटीज मैंने वहां करवाई है। डोडा में नहीं है, मानवता में है, भावपुरा में है, बड़ी बड़ी टंकियां बनवा के पाइपलाइनें डाली है। तो ये जो सरकार की योजना है जल मिशन, इस पे सरकार जो करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो इसके अंदर एक तो क्या मास्टर प्लान तैयार नहीं हुआ। प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक एक गांव का ढाई का जो मास्टर प्लान तैयार होना चाहिए था वो अब तक नहीं हुआ। गांव वालों से पूछ के फिर इसको तैयार करना चाहिए था, क्योंकि मैंने ये देखा कि हवाई सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है अभी तक कि हाँ जल जीवन मिशन के अंदर हम पानी, अरे पानी की तो हमें आज जरूरत है साहब, पानी आज अब आने वाले समय, अभी तो सर्दियां हैं, अब गर्मियों में देखना पानी की बहुत बड़ी कमी है हमारे एरिया में। तो मैं सोचती हूँ कि कुछ बोरिंग इस तरह की करवाई जाए, क्योंकि इस योजना पे तो पता नहीं कब काम शुरू होगा कब नहीं होगा, या भी कुछ कह नहीं सकते, पर जनता को तो आज ही पानी की जरूरत है, नीड है। या तो इसको जोड़ा जाए भाई, जैसे बस्सी के अंदर हमारी बिसरपुर पेयजल लाइन आ रही है, वहां से इसकी कनेक्टिविटी की जाए, बहुत दूर नहीं है बस्सी, आमेर तक भी आ रही है, तो जम्मू और रामगढ़ क्यों वंचित रहे। तो आप जो कह रहे थे, इसके अलावा मैं किसानों के लिए काम करना चाहूंगी कि किसानों के लिए जैसे हम मंडी की बात करना चाहूंगी, तो मंडी की जैसे घोषणा हुई तो वो घोषणा रह गई, उसके लिए न तो अभी तक न कोई जगह इन्होंने चिन्हित करी कि जगह होनी चाहिए कि कहाँ पे मंडी बनेगी। और जैसे आप जानते हैं कि सांगसीरा है, जम्मू और रामगढ़ एक बहुत बड़ी फूलों की मंडी है, इतना अच्छा प्रोडक्शन है यहाँ पे फूलों का, वो सब जयपुर बेचने जाते हैं अपने फूलों को। इनको अगर आसपास में अगर जम्मू और रामगढ़ में मंडी हो जाती है तो ये लोग अपने फूलों को वहीं बेच देंगे। और इसके अलावा है सब्जियां, तो जम्मू और रामगढ़ के अंदर बहुत पैमाने के ऊपर अपने सब्जियां भी है, चिलपुली मोड़ पे इस साइड में देखें तो काफी सब्जियां हैं। वो सब्जियां जयपुर बेचारे लेके जाते हैं, क्योंकि वो सुबह सुबह पिकअप जाती है, 4 बजे उठ के बेचारे वो पिकअपों में लाद के लेके जाते हैं। कई बार घटनाक्रम भी देखती हूँ कि जयपुर जाते जाते कई बार कई एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, कुछ अनहोनी घटनाएं हो जाती है। तो मैं सोचती हूँ कि वो कृषि उपज मंडी और जो फूल मंडी, सब्जी मंडी, ये जम्मू और रामगढ़ के अंदर चिन्हित करके उस पर काम करना शुरू किया। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रियल एरिया पे मैं बात करना चाहूंगी कि बजट घोषित होने के साथ साथ उस पर काम होना चाहिए धरातल स्तर पे। जैसे माथा सोलार इधर थोड़ा में इधर घोषणा तो हुई है, पर अभी तक कहीं भी चिन्हीकरण नहीं हुआ जमीनों का इनका, न अभी इस तरह का कोई मूर्त रूप में इस पे कोई काम शुरू हुआ है। तो मैं ये चाहती हूँ कि इंडस्ट्रीज खुले,
ताकि उन पे काम हो सके, लोग बागों को रोजगार मिले ज्यादा से ज्यादा। और इसके अलावा जैसे आंधी के अंदर आप भी जानते हो कि हमारी पत्थर की खान, आप लोगों की मतलब वहाँ की जनता की पत्थर की खाने थी, वो बंद हो गई। तो बड़ा दुख होता है कि वहां पे बहुत लोगों को रोजगार मिलता था। आज आप देख रहे हो कि अधिकतर बेरोजगार लोग हैं, परेशान है सबके सब है। इस तरह के कुछ काम होने चाहिए। इसके अलावा फिर एग्रीकल्चर फैकल्टी स्कूलों में, कॉलेजों में होनी चाहिए। जो बेरोजगार जो हमारी यूथ है, यूथ के ऊपर मैं फोकस करना चाहूंगी कि इन लोगों को, जैसे मैं अभी थोड़े पहले भी कह रही थी कि इन लोगों के लिए कॉलेजें होनी चाहिए, ITI है, पॉलिटेक्निक है, जो इसमें ये ट्रेनिंग ले सके, वहां से पढ़ के इनको जॉब मिल सके। क्योंकि जब तक एजुकेशन नहीं होगी, जब तक हमें एजुकेशन नहीं मिलेगी और या हमारी इस तरह की ट्रेनिंग नहीं होगी, तो फिर हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमें रोजगार नहीं मिलेगा। जैसे ITI कॉलेज, अगर बच्चे यहाँ से पॉलिटेक्निक करता है तो आगे जाता है, प्रैक्टिकल करता है तो वो आगे बढ़ता है, उसको जॉब तुरंत मिल जाएगा। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए जैसे अब राजकीय महाविद्यालय घोषित हो गया, पर उसके अंदर जमीन अभी आवंटन नहीं हुई है, उसके लिए जमीन का आवंटन होना चाहिए। कॉलेज मूर्त रूप में चलनी चाहिए, अभी कागजों में चल रही है। तो मैं सोचती हूँ कि एक महाविद्यालय होना चाहिए। और इसके साथ साथ अभी जो बजट की बात हो रही थी कि हमारी बेटियों के लिए भी बजट होना चाहिए, आवासीय विद्यालय होने चाहिए। सबसे मेन चीज है कि जो गरीब परिवार है उसकी जब बेटियां वहां पढ़ेंगी तो ये सोचो वो कितनी दुआएं देंगे वो माँ बाप। वही रहना, वही भोजन खाना, वही कपड़े मिलना, वहाँ वो जब रहेंगी, पढ़ेंगी, एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि हम एक तरफ यूँ कहते हैं, बड़े बड़े नारे लगाते हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी को बढ़ाओ आगे, तो बेटी बढ़ेगी कैसे? मेरी बात, तो जब तक हम उन्हें मूलभूत सुविधाएं हम प्रोवाइड नहीं करवाएंगे हमारी बेटियों के। और अभी देखो स्कूलों की मैं बात करनी चाहूंगी कि इनके अंदर शौचालय नहीं है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि लड़कियां अधिकतर क्या करती हैं, आप भी जानते हो कि बाथरूम आए तो कहाँ जाएंगी बेटियां। तो कई बार बच्चियों को बड़ी परेशानी होती है। इनके लिए अलग से शौचालय की स्कूल के अंदर सुविधा होनी चाहिए। जैसे सरकार कई बार क्या बजट देती है, तो उसमें क्या है, वहाँ के सरपंच वो लोग क्या राजनीति के चक्कर में छोटे छोटे शौचालय बना देते हैं। न तो उनमें सफाई की व्यवस्थाएं हैं, न उनमें पानी की व्यवस्थाएं होती हैं। तो प्रत्येक स्कूल के अंदर बहुत अच्छे शौचालय होने चाहिए। अगर ये शौचालय वगैरह नहीं होंगे तो हमारी बेटियां बीच के अंदर ही छोड़ देती हैं। इसके अलावा जैसे एग्रीकल्चर फैकल्टी होनी चाहिए, जैसे हमारे किसान भाई बात करते हैं किसानों की, तो ये शिक्षा हमको एजुकेशन में मिलनी चाहिए कि हम हमारी खेती का कैसे रखरखाव कर सकते हैं। और जो परंपरागत जो खेती होती आ रही थी उस खेती को अब छोड़ के, और जो अंगूरों की खेती है, फ्रूट्स की खेती है, इस तरह की खेती जो और एग्रीकल्चर से संबंधित जो बहुत सारी फैकल्टीज है वो खोलनी चाहिए। बच्चों को आधुनिक तरीके खेती के बारे में उनको नॉलेज मिलना चाहिए। क्योंकि ये जब होगा जब जमुआ रामगढ़ में एग्रीकल्चर कॉलेज खुले या स्कूलों में कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड फैकल्टी हो, तब वो बच्चे वहाँ से एजुकेशन लें। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम वही बाजरा गेहूँ वही उगा रहे हैं, और उससे क्या हम सिर्फ अपनी घर की पूर्ति करते हैं। तो व्यक्ति को दो पैसा मिले, वो आगे बढ़े। हाईटेक जैसे बड़े बड़े जैसे पॉन्ड बना रखे हैं, मैंने बस्ती की तरफ काफी अच्छा इस पे देखा था कि बड़े बड़े फार्म है, उनके ऊपर है ना ये ग्रीन हाउस वाला, उससे वो खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो मैंने देखा था कि वो लाखों रुपए का अच्छी प्रोडक्शन ले रहे हैं। इस तरह का जमुआ रामगढ़ में होना चाहिए। ये कब होगा? ये जब होगा जब यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई कॉलेज या फैकल्टी खुले, बच्चों को रोजगार दिया जाए, बच्चों को एजुकेशन में बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि कागजी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर काम होना चाहिए। और तभी, और इसके अलावा फिर बहुत सारी जैसे अभी जमुआ रामगढ़ के अंदर जैसे जीर्णोद्धार की मैं बात करना चाहूंगी। जमुआ रामगढ़ को इसके अंदर बहुत सारे ऐसे महल बने हुए हैं। जमुआ रामगढ़ महोत्सव मनाया जाना चाहिए। जमुआ रामगढ़ को निजी आय होनी चाहिए। इसके ऊपर जैसे बहुत सारी बावड़ियां हैं, महल हैं, उन पर जीर्णोद्धार होना चाहिए। उन चीजों को उभार के लानी चाहिए जो हमारी विरासत की चीजें थी, उनका रख रखाव हो, उनका संरक्षक हो। अब जब तक उनका संरक्षण नहीं होगा तो ये चीजें हमारी धूल खा रही है, टूट रही हैं। क्योंकि इस तरफ भी हम लोगों को फोकस करना चाहिए। इसके अलावा मैं स्टेडियम की बात करना चाहूंगी। जैसे मेन
आज भी जमुआ रामगढ़ इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र, इसमें कहीं भी स्टेडियम नहीं है। ओपन जिम की मैं बात करना चाहूंगी, कहीं भी जिम नहीं है। हमारे जो बच्चे हैं व्यायाम करें, और इसके अलावा जैसे आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है। नेवी का तो नहीं हो सकता, पर अगर रामगढ़ बंदे में पानी आ जाए तो नेवी का भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं। पर आर्मी है, इनके लिए उन बच्चों को ट्रेंड किया जाए वहीं से, तो वो स्टेडियम जरूर होने चाहिए। क्योंकि आज भी कोई भी रंगारंग कार्यक्रम होता है 26 जनवरी 15 अगस्त, उसके लिए आज भी हमारे यहाँ पे कोई स्टेडियम नहीं है। स्कूलों में भी छोटे छोटे ये स्टेडियम होने, मतलब ग्राउंड होने चाहिए, स्कूल के प्ले ग्राउंड होने चाहिए, उनकी 4 दीवारियां होनी चाहिए, ओपन जिम होनी चाहिए, और उन बच्चों को सारी फैसिलिटीज वहीं पर अवेलेबल करवाई जाए, ताकि बच्चे वहीं भी खेलें कूदें। और जैसे हर पंचायत के अंदर एक एक जो हेडक्वार्टर है, वहाँ जो स्कूलें हैं 12वीं तक, उनके अंदर मैदान, खेल के मैदान जरूर होने चाहिए, उनमें जिम जरूर होनी चाहिए। अगर उनमें जिम नहीं होंगी तो फिर है ना, आने वाली जो हमारे बच्चे हैं, हम उनको क्या जवाब दें? हमारी जवाबदेही होनी चाहिए। अगर हम विधायक हैं, जनता से हमने वादे किए हैं, तो जो एजुकेशन है, सड़कों की हालत बहुत खराब है। क्योंकि आवागमन, जैसे आप आंधी को इन्होंने पंचायत समिति घोषित कर दिया, तहसील भी घोषित कर दी। तहसील ये घोषित करने से क्या हुआ? वहाँ कर्मचारी नहीं बैठते हैं। जैसे कि अब है ना, वहाँ जब चामुंडिया से कोई आदमी जाता है आंधी पंचायत समिति के अंदर, तो कहते हैं साहब मेरा ये फलाना काम करो, तो कहते हैं कि जाओ वहाँ रामगढ़ जाओ, यहाँ कोई काम नहीं। क्यों? वो अधिकारी भी तो नहीं है, किससे बात करे? वो बेचारा किराया भाड़ा लगा के जाता है, पूरा दिन खराब करा जाता है। तो मुझे ये बात बताओ, ऐसी घोषणाएं करने से क्या मतलब है, जब हमारे कर्मचारी वहाँ नहीं बैठते? और पंचायत समिति, जैसे मैं इसकी बात कर रही हूँ आंधी की, जैसे जमुआ रामगढ़ से उसको अलग तो कर दिया, अलग करने के बाद में वहाँ पे पूरा प्रशासन वहाँ पे होना चाहिए, तहसीलदार जी वहाँ बैठने चाहिए, वहाँ पे विकास अधिकारी वहाँ बैठना चाहिए, वहाँ पे ऑफिस होना चाहिए उनका बाकायदा। अगर बिजली विभाग को भी हमने वहाँ पहुँचाया तो उनका भी वहाँ ऑफिस होना चाहिए। इन सब चीजों के लिए बजट होना चाहिए, सभी कर्मचारियों को मुस्तैदी से वहाँ बैठना चाहिए। जो जनता आती है इतनी दूर ही, मतलब मैं थोड़ा रावजी से आती हूँ चल के, या मैं धामशाह से आती हूँ, या मैं चामुंडिया से जाती हूँ, तो पंचायत समिति में मैं ये उम्मीद करके जाती हूँ कि मेरा काम वहाँ होना चाहिए। जब मेरा काम नहीं होता है, या मुझे वहाँ पे कोई भी नीचे वाले जो 4th क्लास वहाँ पे बैठा हो, क्योंकि वो भारी बैठे होते हैं जनरल, तो कहते हैं जाओ जाओ रामगढ़ होगा। जब हम रामगढ़ जाते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं, आपका काम आंधी होगा। आंधी क्यों होगा भाई? कभी आप मुझे रामगढ़ भेज रहे हो, कभी आप मुझे आंधी भेज रहे हो, मैं कहाँ जाऊँ? ये तो मेरे साथ धोखा है। जब आपने घोषणा कर दी तो वहाँ पे उसको आज 3-3 साल हो गए पंचायत समिति आंधी को बने हुए, और आज भी वहाँ पे मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए वो आज भी नहीं है। फिर बताइए आदमी कहाँ जाएगा? मुझे एक बात बताओ आप, तो वो दुखी नहीं है क्या वो व्यक्ति? मुझे एक बात बताओ, या तो रामगढ़ से उसको अलग नहीं करते, अलग किया है तो फिर उसके लिए पूरा प्रावधान, पूरे संसाधन वहाँ पे मौजूद होने चाहिए, और उस व्यक्ति को उसका काम होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हो कि गरीबी का आलम है, बेरोजगारी का आलम है, और इसके अंदर कोई व्यक्ति अपने छोटे से काम के लिए वहाँ आंधी तक दूरी तय करता, कितना किराया भाड़ा लगता है, वहाँ बैठ के वापस वो शाम को घर आ जाता, तो उसके साथ एक छवि तो है। ये सब नहीं होना। वही सुमन जी, मैं आपको बता दूं, एक अहम मुद्दा और एक अहम विषय रह गया स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य का जो विषय है, आप प्रत्येक गांव जाते हो, प्रत्येक पंचायत जाते हो, ढाणी ढाणी जाते हो, आपको पता है कि कौन से गांव में, कौन से ढाणी में क्या समस्या है, या फिर किन जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और हम आपको बता दें कि जमुआ रामगढ़ है, जमुआ रामगढ़ के अंदर एक सैटेलाइट हॉस्पिटल फिलहाल नहीं है। घोषणाएं कितनी बार पहले भी हो चुकी, और धरातल पे भी वो काम हुआ नहीं है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मनोहरपुर से लेके दौसा तक जो हाईवे बना है, इसके ऊपर आप लोग प्रतिदिन देखते हो कि यहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं। तो बीच के अंदर एक सैटेलाइट और ट्रॉमा हॉस्पिटल की स्थापना होनी चाहिए वहाँ पे। क्यों? इन दिनों जो हाईवे बना उसमें आए दिन कोई न कोई एक्सीडेंट होते हैं। तो ये बड़ा हमारा दुर्भाग्य है कि वहाँ पर अगर सैटेलाइट ट्रॉमा हॉस्पिटल नहीं बनता। मैं तो कहती हूँ, अगर मैं जनता के लिए अगर आगे क्या बात कह रहे थे, तो मैं तो ये सैटेलाइट और ट्रॉमा हॉस्पिटल जरूर बनवाऊंगी। देखो मेरी तो ख्वाहिश है कि वहाँ पे वो कंट्रोल होना चाहिए। जो एक्सीडेंट्स होते हैं, हम जयपुर तक आते हैं, जब तक तो दम तोड़ देते हैं रास्ते के अंदर। और दूसरी बात की हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल जमुआ रामगढ़ के अंदर, तो वहाँ ये कहते हैं हमने बेड बढ़ा दिए। तो मुझे बात बताया, बेड बढ़ाने से क्या होता है?
जब आदमी का एक्सरे होना है, उसका ब्लड सैंपल होना है, उसके और टेस्ट होने हैं, उनके लिए तो हमें जयपुर ही आना पड़ेगा। जयपुर आएंगे तो हम बाकी इलाज भी हमारा जयपुर ही करवा लेंगे ना। फिर वहाँ बेड, वो उस बेड का हम क्या करेंगे? उस बेड पे हमें सोना तो नहीं है ना जाके। उसके साथ साथ हमारी जो एक्सरे की मशीनें और जो फैसिलिटी जो हमें मिलनी चाहिए, मशीनें वहाँ होनी चाहिए। रामगढ़ के अंदर वहाँ ये सब मशीनें वहाँ है ही नहीं, सबका अभाव है। और डॉक्टर्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं, उनको टाइम पे आना चाहिए। ये सब हमारे विधायक की जिम्मेदारी है कि अपनी पूरी इस मशीनरी को वो खींच के रखे कि डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं, लोगों का टाइम टू टाइम इलाज नहीं हो रहा, तो इस तरफ देखें थोड़ा सा लोगों को। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी एएनएम टाइम पे अगर अपने वहां नहीं आ रही है, कोई डिलीवरी का केस है रात को, तो हम लोगों को जयपुर लेके आना पड़ता है। तो अगर हमारे जुम्मा रामगढ़ के अंदर इस तरह का कोई भी हॉस्पिटल होता है तो हम तुरंत, जैसे महिला लेडी डॉक्टर होनी चाहिए, तो महिलाओं के लिए डॉक्टर, क्योंकि जेंट्स से महिलाएं नहीं कह पाती, झिझकती हैं। और गायनिक की फैसिलिटीज होनी चाहिए, डिलीवरी वगैरह है वो आसानी से हो जाए। इसके अलावा जैसे आंखों की मैं बात करना चाहूंगी कि हमारे इधर ज्यादातर मैंने केसेस देखे हैं कि औरतों की 40 साल या 35 साल बाद नेत्र ज्योति कम होने लग जाती है। क्योंकि मैंने 40-45 केस मैंने यहाँ साई हॉस्पिटल से करवाए थे, हमारी महिलाओं के ऑपरेशन कराए थे। हमने कैंप लगवा के उसके अंतर्गत हमने इस तरह से ऑपरेशन करवाए थे सभी के। और तो आंखों का भी हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि जयपुर तो हर किराया भाड़ा नहीं लगा सकता, सरकार की तरफ से वहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए, वहीं टेस्ट करवाए, वहीं पे ऑपरेशन करवाए आदमी। इसके अलावा महिलाओं से संबंधित बहुत सारी नाना प्रकार की बीमारियां होती हैं, तो उन लोगों को टेस्ट किया, उन सबके लिए उनको जयपुर महिला चिकित्सालय में यहाँ पे आना पड़ता है। तो जब अगर जम्मू रामगढ़ के अंदर हमको सब ये फैसिलिटीज मिलती हैं, और ये छोटे छोटे जो हॉस्पिटल्स हमने, जिसमें कहा मैं 3 हॉस्पिटल्स बनाए, तो अब उनकी मॉनिटरिंग सही ढंग से होनी चाहिए, ताकि डॉक्टर्स जो हाई उस पर बैठे हुए हैं कुर्सी पे, उनको ये सोचना चाहिए कि जो हॉस्पिटल्स बने हैं वहाँ एएनएम्स को बैठाएं, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। इस पे एक सरकार को एक अच्छा बजट देना चाहिए। जो क्योंकि जैसे कोई गर्भवती महिला, तो उसके बाद मैं फिर आऊंगी उसी सड़क के मुद्दे पे आऊंगी मैं तो, क्योंकि सारी सड़कें टूटी पड़ी है जम्मू रामगढ़ की। अब जाए तो था किसी गर्भवती महिला का अगर मुझे दिखाने जाना है ना, तो सही बताओ नौबत ये आ जाती है, कई बार रास्ते में डिलीवरी हो जाए, प्री मेच्योर बच्चे हो जाते हैं। तो इससे बड़ा दुख होता है कि पहले तो हमारा आवागमन का जो साधन है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारी सड़कें बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में जगह जगह हमारी डिस्पेंसरी जो हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र है वो होने चाहिए। और जैसे मैं ये बात कर रही थी हाईवे के ऊपर, वहाँ अधिकतर नेशनल हाईवे के ऊपर इतने केसेस होने लगे, आए दिन एक्सीडेंट हो गए, वहाँ एक पुलिस जाब्ता भी खड़ा होना चाहिए। उसके अलावा वहाँ ट्रॉमा हॉस्पिटल होना चाहिए, ट्रॉमा या सैटेलाइट हॉस्पिटल की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि कोई भी एक्सीडेंट हो तो तुरंत आदमी को वहाँ हॉस्पिटल ले जाएगा और उसको प्राइमरी स्टेज के ऊपर हम उसको इलाज दे सकें और उसकी जान को बचाया जा सके। अभी आपने देखा था जम्मू रामगढ़ के अंदर वो प्रधान जी का एक बच्चा भी नौकरी लगा था, वो लेक्चरर बने थे, वो एक्सीडेंट में, और अभी इन दिनों और भी कई एक्सीडेंट हो गए। तो बड़ा अंदर से सी बात का रोना आता है, दुख होता है कि हम विधायक बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं हम विधायक? जनता की अनसुनी करने के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए। तब अंदर से यूँ होता है यार ये हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। जहाँ हमें मूलभूत सुविधा चाहिए, जहाँ पे मुझे ये हॉस्पिटल की आवश्यकता पूरी जनता की मांग है, तो वहाँ सुनाई होनी चाहिए, एट ए टाइम सुनाई होनी चाहिए। और वहाँ पे ट्रॉमा हॉस्पिटल या सैटेलाइट हॉस्पिटल वहाँ बनना ही चाहिए वैसे। और इसके अलावा जो महिलाएं, जो लड़कियां हैं, उनको भी शुरुआत से जैसे स्कूलों के अंदर एजुकेट किया जाए। कई बार समस्याएं होती हैं, किस तरह से अपना प्रोटेक्शन करना चाहिए, कैसे है प्राइमरी स्टेज पे कोई भी उनकी बीमारी हो तो उसको वो दिखा सकें और बातचीत कर सकें। क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर हम लड़कियां क्या कई बार ऐसी बीमारियों से ग्रसित होती है बेचारी अपनी महिलाएं, तो वो कई बार मैं बात करती हूँ, जब मैं नरेगा में जाती हूँ महिलाओं के पास में, तब मैं यूट्रस से संबंधित कई बार हमारे सामने बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारी मुझसे शेयर करती हैं कि सरपंच साहब हमारे यहाँ बात है, यहाँ अच्छा। तो मैं उन लोगों को वो बताती हूँ सारी बातें और उनको फिर गाइड करती हूँ कि इस डॉक्टर के पास जाओ, यहाँ से ऑपरेशन होगा। तो इस तरह की प्राइमरी स्टेज पे ये सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए कि वो महिलाएं जाके अपना इलाज ले सकें। इनको गाइड किया जाना चाहिए। पंचायत स्तर के ऊपर जैसे एएनएम वगैरह लगा रखी है, तो ये क्या आधी बार क्या करती हैं, वहाँ पे बैठती नहीं है, ये सब के अपने अपने घरों में है ना आराम मजे करती हैं, या फिर इनके कहीं बिजनेस चलते रहते हैं। हम जब अधिकारियों को शिकायत करते हैं
तो वो अधिकारी उन बातों को अनसुनी कर देते हैं। तो इस पे थोड़ी सी सख्ताई होनी चाहिए कि हमारी जो एएनएम भी अगर बैठ रही है तो फुल टाइम वहाँ पे जो जितना टाइमिंग है उस पर वहाँ बैठे, क्योंकि मेरे सामने इस तरह की कई समस्याएं आई थी। हमने अधिकारियों से बातचीत भी करी थी इस मैटर के ऊपर, तो वो एएनएम बाद में आने भी लग गई, बैठने भी लग गई। फिर जैसे ही मेरा कार्यकाल खत्म हुआ तो फिर वो वापस फिर ऑफिस चक्कर करने लग गई। तो वो महिलाओं को देखो सहूलियत मिलती है। दूसरी बात मैं करना चाहूंगी शौचालय से संबंधित कि सरकार ने जैसे घर घर के अंदर जो शौचालय बनाए, वाकई काबिले तारीफ काम है। मैं आज भी जब गाँव में जाती हूँ तो कई सारी बुजुर्ग महिलाएं भी मेरे सामने आके वैसे धोख खाती हैं। तो मैं बोलता है कि माँ जीजी तो यहाँ मत दो खाओ, तुम आई खाई। बोले भगवान थारो भलो करे, तू ये गटर बनवा दिया, नहीं तो ये माँ का आज ना तो भरोसा तो एक दिन में गटर कौन बनता और मैं यही दुख पाता। तो नो डाउट इससे बहुत सारा बचाव हुआ है कि बाहर जो सोच के लिए जो महिलाएं जाती थी, तो हमने इसके अंदर भी हमने अपने बहुत सारे टारगेट्स कंप्लीट किए थे। दूसरी बात मैं करना चाहूंगी कि मैं इसके अंदर वृक्षारोपण के ऊपर जरूर मैं बात करूंगी कि हमने हमारा एक एनजीओ हमारी संस्था है जिसमें हम बहुत सारे प्लांटेशन करते हैं जगह जगह। तो इसके ऊपर भी है ना सभी को पहल करनी चाहिए। सरकार वो दे रही है औषधि है थोड़े से वो, तो उसमें क्या खाना पूर्ति हो रही है, इसको खाना पूर्ति नहीं करनी। जगह जगह पेड़ लगने चाहिए, तुलसी का हो तो तुलसी लगनी चाहिए, अश्वगंधा का अश्वगंधा लगना ही चाहिए। उसकी पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसके अंदर नरेगा के अंदर प्रावधान है पेड़ों को और इनको लगाना, पर इसके ऊपर है ना कोई इंटरेस्ट लेके काम नहीं करता। तो मैं सोचती हूँ ऊपर से थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन अगर ढंग से हो ना तो बहुत सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी ढंग से हो सकती हैं। हमारी बेटियां भी सुरक्षित रह के पढ़ाई कर सकती हैं। बसें अगर सड़कें अच्छी हो जाए, आवागमन के साधन हो जाए तो बच्चे, और कॉलेज खुल जाए तो बच्चे हायर एजुकेशन हमारे बच्चे जम्मू रामगढ़ से ले सकते हैं। क्योंकि जम्मू रामगढ़ के अंदर आज भी हम एजुकेशन की अगर दृष्टि से मैं देखती हूँ तो हम लोग बहुत पीछे हैं। क्योंकि इन सब चीज़ों को देख के मैंने बीएड करी थी 2012 के अंदर। मेरी इच्छा है कि हमारी बेटियों के लिए हम कुछ करें। जैसे मैं शुरुआत में मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जब मैं शादी होके गई थी तो हमारे यहाँ पे एजुकेशन का कतई स्तर नहीं था। तो मैं जब सबको समझाती थी कि बेटियों को पढ़ाओ तो वो यूँ कहती थी कि तू आई चीज मानी हमारे छोरा तो और कहाँ हो जाओ तो कौन भेजा मैं तो स्कूल में नहीं। देखो मेरा प्रयास रंगलाया, आज हमारी बेटियां पढ़ रही हैं जगह जगह। और अब इस टाइम पे जब मैं दोबारा से बनी 2015 में तो मैंने स्कूलें बाहर करवाई, तो आज नो डाउट की बच्चियां RS या IS या फिर इसमें पॉलिटेक्निक कॉलेजों में इधर बाहर जाके चेन्नई जैसी जगहों पे पढ़ रही हैं। हमारे गांव से बच्चियां जैसे कईयों को प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं उन बच्चियों की कोई एजुकेशन का। जैसे कुछ लोग देखो अभी कई लोग आ भी रहे हैं, माँ बाप भी जागरूक हैं तो अपनी बच्चियों को बाहर भी भेज रहे हैं। पर कुछ लोग क्या अभी भी वो शादियां कर देते हैं ना, वो थोड़ा सा यूँ होता है कि 8वीं में थी, बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी, 12वीं करके उसकी शादी कर दी। तो कई बार मेरे बच्चे कहते हैं कि सरपंच साहब हमारे घर को माँ ब्याह ना करे होता ना तो कांटिक में भी है ना आज कुछ ना कुछ बनती, मतलब भी नौकरी मिलती। और माँ क्योंकि पढ़ने में वो सब बच्चियां भी होशियार हैं, क्योंकि मैं गृहिणी हूँ, उसके अलावा सरपंच हूँ। महिलाओं के सुख दुख की मैं बातें बहुत अच्छे से समझती हूँ। जो मैंने अभी थोड़े पहले ये कहा, जैसे मैं नरेगा में जाती हूँ, मैं बहुत महिलाओं से बातें करती हूँ, खूब देर तक 2-2 ढाई घंटे बैठ के उनसे सारी बातें करती रहती हूँ। और फिर महिलाएं जब मुझे कहती भी हैं, जैसे मैंने आंखों के ऑपरेशन है या कुछ महिलाओं के जैसे और भी मैंने कई उनको आगे पहल करी है, जयपुर भी उनके ले जाके इलाज करवाया। बहुत सारी महिलाओं जो मुझे मालूम था कि वो खर्चा नहीं उठा सकती, मैंने उन लोगों की हेल्प करी। जैसे पुरुष हैं, बच्चे हैं पढ़ने वाले, उन लोगों को कई बार कई तरह की दिक्कतें आती हैं, तो मैं उन सबको गाइड करती हूँ कि बेटा तुम्हें इस तरह से पढ़ना है, ये कोर्स करना है। जैसे एजुकेशन की मैं बात कर रही हूँ तो मैं लाइब्रेरी की बात करना चाहूँगी। यहाँ पे तो मैंने मानवता के अंदर ये सबसे पहले कंसेप्ट हमने दिया था यहाँ पे अपने रामगढ़ के अंदर की लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो मैंने मानवता पंचायत के अंदर सबसे पहले अपनी लाइब्रेरी खोली, पंचायत भवन में आज भी है। और वहाँ पे काफ़ी अच्छे पैसों की बुक्स मंगवा के हमने वहाँ रखी ताकि कोई भी बच्चा आके वहाँ पे पढ़ सके। फिर इसके बाद हमने भावपरा के अंदर लाइब्रेरी खोली। आज जगह जगह लाइब्रेरी खुल तो रही है पर वो प्राइवेट स्तर पे हैं। मैं चाहती हूँ कि जम्मू रामगढ़ के अंदर एक सरकारी लाइब्रेरी हो ताकि वहाँ पे बच्चे पढ़ के निःशुल्क वहाँ बुक्स उनको वहाँ मिले और वहाँ रह के वो पढ़ सकें। जैसे बच्चे जयपुर जा रहे हैं लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने के लिए या बस्सी जाते हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि वो बच्चे
जम्मू और रामगढ़ के अंदर आके वहाँ अपनी पढ़ाई की वो पढ़ाई करें, उनको और जगह नहीं भटकना पड़े। तो एक सेंट्रल लाइब्रेरी जरूर होनी चाहिए जम्मू और रामगढ़ के अंदर। मेरा फोकस तो इसमें जरूर रहेगा देखो बच्चों के लिए, क्योंकि मैंने मानवता के अंदर 2 लाइब्रेरी खुलाई तो वहाँ, और अभी एक तीसरी लाइब्रेरी और खुल गई। एक पुरानी बिल्डिंग थी, तो सही बताऊं मुझे बड़ी खुशी होती है अंदर से जब ये मैं बात करती हूँ आप लोगों से। तो उस पुरानी बिल्डिंग के सब दरवाजे खिड़की सब तोड़ के ले गए। तो एक दिन हम लोग ऐसी बात कर रहे थे हम सबसे मिलके, तो उन्होंने कहा कि ये सरपंच साहब को यहाँ ऐसा कुछ ऐसा काम, तो मैंने 4 दीवारी बनवा के और उसके अंदर दरवाजे खिड़की लगा के वहाँ लाइब्रेरी खोल दी। तो आज एट ए टाइम वहाँ 30 बच्चे वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। रात के 2, 2:30, 3 बजे तक वो बच्चे वहाँ पे बैठे बैठे पढ़ते हैं मेरे खुद की स्वयं गाँव के अंदर। तो मुझे उन बच्चों को देख के खुशी होती है कि चलो आज अपने बच्चे पढ़ रहे हैं। भावपुरा के अंदर भी कई बच्चे वहाँ से लाइब्रेरी से पढ़ के जॉब लग गए। तो ये बड़ी लाइब्रेरी एक गवर्नमेंट की तरफ से लाइब्रेरी होनी चाहिए, वो भी जम्मू और रामगढ़ हेडक्वार्टर के ऊपर, ताकि एक आंधी भी होनी चाहिए। एक लाइब्रेरी अपने जम्मू और रामगढ़ होनी चाहिए ताकि बच्चे वहाँ बैठ के पढ़ सके और उनको जॉब मिल सके उनको आगे की। धन्यवाद सुमन जी, आप हमारे स्टूडियो पधारे, इसके लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आपको। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, और आपकी पूरी टीम का VMR भारत टीवी का तहे दिल से बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। अच्छा लगा, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मेरी जनता से मुझे रूबरू होने का मौका दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।